आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक खूंखार डाकू की है। ये डाकू इतना खूंखार था कि इसने अपने ज़िंदगी में तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा हाथियों को इसने मार दिया और मारने के बाद उसके दाँत को ये निकालता और निकालने के बाद ये बेच देता, बाहर देशों में उसका सप्लाई कर देता। इसको जब भी हाथी को मारना होता तो इसका एक ही फ़ेवरेट था हाथी मारने का तरीका, और हाथी के सर में ये गोली मारता और हाथी वहीं गिर जाती और फिर ये उसका दाँत निकाल लेता। ये धीरे-धीरे चंदन की लकड़ियों का भी तस्करी करने लगा और जंगल से चंदन की लकड़ियाँ काटता और वो भी बाहर देशों में भेजने लगा। ये अपने ज़िंदगी में तकरीबन 2 अरब रुपए से भी ज़्यादा इसने उन चंदन की लकड़ियों से और उन हाथियों के दाँतों से इसने कमाए। इसको जब पकड़ना था तो इस पर पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था, चाहे ये जिंदा मिले या फिर मुर्दा मिले। 20 सालों तक इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन 20 सालों तक ये नहीं पकड़ा जाता है और मात्र 20 मिनट में ही, जिसको 20 साल से पुलिस कोशिश कर रही थी पकड़ने में, वो 20 मिनट में ही ढेर हो जाता है और 20 मिनट में ही उसका खात्मा हो जाता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के एक परिवार में एक लड़का पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है मुनिस्वामी वीरप्पन। और उस दिन तारीख थी 18 जनवरी 1952 की। जब वीरप्पन 17 साल का हुआ तभी इसने पहला हाथी मारा और हाथी को मारने के बाद इसने दांत निकाला और उसके बाद से बेच दिया। ये जैसे-जैसे बड़ा होता जा रहा था और भी ये खूंखार होता जा रहा था और इसका गैंग और भी बढ़ता जा रहा था। जब इसमें इसके गैंग में काफ़ी लोग हो गए तो ये अपना ठिकाना जंगल में ही बना लिया और जंगल में डेरा डालकर वहीं रहने लगा। इससे पुलिस वाले परेशान थे, इसको पकड़ना चाहते थे। जो तमिलनाडु की सरकार थी वो भी इसे पकड़ना चाहती थी, क्योंकि जंगल से लकड़ियाँ खत्म होती जा रही थी और हाथियों का भी संख्या धीरे-धीरे घटती जा रही थी। उस समय पुलिस की एक टीम हुआ करती थी जो जंगल में पेट्रोलिंग करती थी और ऐसे-ऐसे लोगों को पकड़ने का वो काम करती थी। और जो इस टीम के मुखिया थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण वीरप्पन को पकड़ने की काफ़ी कोशिश किए, लेकिन वीरप्पन पकड़ में नहीं आ रहा था। और फिर एक रोज़ वीरप्पन एक बैनर छपवाता है और उस बैनर पर गोपाल कृष्ण का नाम लिखता है और भद्दी-भद्दी गोपाल कृष्ण को गालियाँ उस बैनर पर लिख देता है। और उसमें ये कहता भी है कि अगर तुम में पावर है और अगर तुम में दम है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ और तुम मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। और जिस दिन ये बैनर निकलवाया था, बैनर ये लगवाया था, उस दिन तारीख थी 9 अप्रैल 1993 की। जब गोपाल कृष्ण ये बैनर देखते हैं तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और फिर ये एक रोज अपने टीम को अपने साथ लेते हैं और जंगल में उसको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। ये जंगल में जा रहे होते हैं तभी एक पुल पड़ता है रास्ते में। उस पुल पर इनकी जीप खराब हो जाती है और इनके साथ 2 बसें और भी जा रही थी और एक बस में तकरीबन 20 लोग सवार थे और एक दूसरे बस में 10 लोग सवार थे। जब इनकी जीप खराब हो जाती है तो ये जीप से नीचे उतरते हैं और जिसमें 20 लोग सवार थे उस बस में ये सवार हो जाते हैं और उस बस में ये भी बैठ जाते हैं और जंगल की तरफ ये जाने लगते हैं। ये जंगल में जब घुसते हैं तो जो वीरप्पन था उसको पहले से ही अपने मुखबिरों द्वारा पता चल चुका था कि गोपाल कृष्ण आज जंगल में आने वाले हैं और आज वो गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। तो वो भी अपने पूरी तैयारी में था और अपने पूरे जो उसके गैंग के लोग थे उसको जगह-जगह पर लगा दिया था कि कब गाड़ियाँ कहाँ से निकलेंगी ये बताना है। वीरप्पन खुद धाक जमाए हुए था और वो खुद बैठा हुआ था छिप कर और देख रहा था और वीरप्पन को इंतजार था कि जीप आएगी और उस जीप में गोपाल कृष्ण बैठे होंगे। लेकिन वीरप्पन जीप नहीं देखता है तो सोचता है कि हो सकता है जीप पीछे होगी और थोड़ी लेट में आएगी और जीप आने का इंतजार करता है और बस और करीब आती जाती है। जब बस करीब आती है तो वीरप्पन देखता है कि आगे वाली सीट पर गोपाल कृष्ण बैठे हुए हैं और जैसे ही वीरप्पन की नज़र उन पर पड़ती है, गोपाल कृष्ण पर पड़ती है, तो वीरप्पन एक सीटी बजाता है और फिर तय जगह पर जैसे ही ये बस पहुँचती है, तुरंत एक धमाका होता है और ये बस आसमान में उछल जाता है। इसमें जो लोग सवार थे, 21 लोग इस बस में सवार थे, उनके चिथड़े उड़ जाते हैं उन सारे लोगों के और इन 21 के 21 लोगों की मौत हो जाती है। ये वीरप्पन का पहला इतना बड़ा कांड था जिसमें इसने 21 लोगों को मारा था। अभी तक तो ये चंदन की लकड़ियों का तस्करी करता था और हाथियों को ये मारता था। लेकिन अब ये इंसानों को भी मारने लगा था और इंसानों पर भी ये अपना धाक जमाने की कोशिश करने लगा था। इसके बारे में एक और कहावत फेमस है कि एक और अधिकारी हुआ करते थे, जंगल के वो ऑफिसर थे और उनका नाम था श्रीनिवास। श्रीनिवास एक बार इसको वीरप्पन को पकड़ लिए थे और उसको हथकड़ी लगाए हुए थे और ये कई दिनों तक इन लोगों के पास रहा। और एक रोज ये इनसे श्रीनिवास से कहता है कि मुझे तेल चाहिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। श्रीनिवास इसको वीरप्पन को तेल देते हैं और ये तेल अपने हाथ में मलता है और इसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था। तेल जैसे ही लगाता है ये अपने हाथ से हथकड़ी को निकालता है और फिर वहां से ये
9-2-11 हो जाता है और फरार हो जाता है। इसके बाद से वीरप्पन और खूंखार हो चुका था इस गिरफ्तारी के बाद और इस गिरफ्तारी का वो बदला लेना चाहता था। वीरप्पन का एक भाई था जो श्रीनिवास के हमेशा संपर्क में रहता था। जो वीरप्पन का भाई था वो श्रीनिवास से कहता है कि अब मेरा भाई यानी कि वीरप्पन अब गिरफ्तारी देने वाला है और आप लोग अपने टीम के साथ वहाँ पहुँचिए और ये श्रीनिवास से वो जगह बताता है जहाँ पर वीरप्पन आने वाला था। श्रीनिवास तैयार हो जाते हैं और फिर वीरप्पन का भाई भी श्रीनिवास के साथ चल देता है और श्रीनिवास के साथ और भी पुलिस के कुछ लोग थे। ये लोग जंगल में अंदर जाते जा रहे थे और जैसे-जैसे ये लोग अंदर जाते, वैसे-वैसे श्रीनिवास की टीम घटती जाती और जितने लोग थे इसमें से एक-एक करके कम होते जा रहे थे। लेकिन श्रीनिवास का इस पर ध्यान नहीं जा रहा था, उन्हें तो बस टारगेट था वीरप्पन को पकड़ना, वीरप्पन को गिरफ्तार करना। ये बस उसी पर ध्यान लगाए हुए थे और रास्ता तय किए जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक जब वो पहुँचते हैं वीरप्पन के पास तो ये अकेले बच गए थे और इसके साथ वीरप्पन का भाई था। जब वीरप्पन श्रीनिवास को देखता है तो ज़ोर से वो हँसने लगता है और जब श्रीनिवास को कुछ समझ नहीं आता तो अपने पीछे घूमकर देखते हैं, तो पता चलता है कि उनके सारे साथी गायब हैं और एक भी लोगों का पता नहीं है। फिर वीरप्पन श्रीनिवास को पकड़ता है और इनको इनको अपने पास रखता है और श्रीनिवास का जो फॉरेस्ट अफ़सर थे, इनका उस सर से धड़ अलग कर देता है और फिर इनके सर को एक ट्रॉफी की तरह, जीती हुई ट्रॉफी की तरह अपने घर में सजा कर रखता है। फिर कुछ दिन इस सर को रखने के बाद वो अपने साथियों के साथ वीरप्पन अपने साथियों के साथ श्रीनिवास के साथ ये फुटबॉल खेलता है। श्रीनिवास के सर के साथ ये फुटबॉल खेलता है और अपने घर में फिर उसको जीती हुई ट्रॉफी की तरह रख कर रख देता। ये इतना खतरनाक था कि उस समय जो तमिल फ़िल्म की इंडस्ट्री थी, तमिल फ़िल्म की इंडस्ट्री के लोग भी इससे थर-थर काँपते थे। इतनी इसकी तोती बोलती थी कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग भी इससे घबरा जाते थे। एक बार इसने एक एक्टर को किडनैप किया जिनका नाम राजकुमार था और किडनैप करने के बाद ये अपने जंगल में लाया। जो व्यक्ति एसीओ में और बड़े-बड़े घरों में रहता था, उसको अब जंगल में रहना पड़ रहा था और कई दिनों तक ये वीरप्पन उनको अपने साथ रखा और फिरौती के तौर पे इसने 5 करोड़ की माँग की थी। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा दिन तक इसने राजकुमार को अपने पास रखा, जंगल में रखा और उसके बाद से इनको राजकुमार को इसने छोड़ दिया। उस समय तमिलनाडु में सरकार थी जयललिता का और जयललिता वहाँ की मुख्यमंत्री थी। जयललिता एक रोज़ एक आईपीएस अफ़सर को फ़ोन करती हैं और उन आईपीएस अफ़सर का नाम था विजय कुमार और फ़ोन कर उनसे कहती हैं कि आपको स्पेशल टास्क फ़ोर्स का मुखिया बनाया जा रहा है और आपको वीरप्पन को पकड़ना है, चाहे वो ज़िंदा पकड़िए या फिर मुर्दा पकड़िए क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। इसने काफ़ी लोगों का हत्या कर दिया और काफ़ी इसने हाथियों को भी मार दिया है और जंगल की लकड़ियाँ भी, पेड़ भी कम होते जा रहे हैं। जब विजय कुमार को ये कमान मिला तो वो अपना एक टीम तैयार करते हैं और टीम तैयार करने के बाद ये उस जंगल के आस-पास जो गाँव थे, उस गाँव में ये पहुँच जाते हैं अपनी टीम को लेकर और वहाँ जाकर ये रहने लगते हैं। ये लोग काफ़ी लोग थे और ये लोग जहाँ पर रह रहे थे, जो पुलिस फ़ोर्स के वहाँ लोग गए हुए थे, स्पेशल टास्क फ़ोर्स के, इनके आस-पास में शायद मुखबिर भी थे। अगर ये लोग कुछ भी प्लानिंग करते, तो वीरप्पन के पास इसकी खबर पहुँच जाती। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग 6-6 लोगों का टुकड़िया बनाएँगे और अलग-अलग इलाकों में रहेंगे। फिर 6-6 लोगों का टुकड़िया बनाया गया और अलग-अलग इलाकों में जाकर ये लोग रहने लगे। विजय कुमार कुछ अपने मुखबिरों को जंगल में भेज दिया और वीरप्पन के गैंग में शामिल करा दिया, ताकि कोई भी हलचल होगी या फिर कोई भी ऐसी बात होगी तो जो मुखबिर हैं, वो जानकारी देंगे। विजय कुमार को पता था कि अगर हम लोग जंगल में जाएँगे, तो हम लोग बच नहीं पाएँगे क्योंकि जंगल में पूरा उसी का राज है और चारों तरफ उसके आदमी फैले हुए हैं। विजय कुमार का मानना था कि हम लोग वीरप्पन का बाहर आने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही वो बाहर आएगा, हम लोग उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। विजय कुमार के मुखबिरों द्वारा एक रोज़ पता चलता है विजय कुमार को कि वीरप्पन अपने मूंछ पर डाई कर रहा था और डाई करते हुए कुछ डाई का बूंद उसके आँख में चला गया, जिससे कि उसके आँख में दिक्कत है और उसके आँख में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो हो सकता है कि ये बहुत जल्द ही डॉक्टर के पास जाए दिखाने और वो समय था 2004 का। जैसे ही विजय कुमार को पता चला कि इतने तारीख को ये वीरप्पन आने वाला है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो इन्होंने अपना एक एम्बुलेंस मँगवाया, यानी कि पुलिस का ही एम्बुलेंस था और जंगल के बाहर लाकर उसको खड़ा कर दिया गया। वीरप्पन अपने 2 साथियों के साथ बाहर निकलता है जंगल से और इस एम्बुलेंस में बैठ जाता है अपनी आँख को दिखाने के लिए और वो डॉक्टर के पास जाने के लिए। उसे ये नहीं पता था कि इस गाड़ी को जो चला रहा है वो एक पुलिस अफ़सर है और उसके साथ इस गाड़ी में एक और व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो पुलिस इंस्पेक्टर है।
ये एम्बुलेंस वहां से बड़ी ही तेजी से निकलती है, काफी स्पीड में थी और अचानक जाकर एक जगह पर ब्रेक लगती है। ब्रेक इतनी तेज लगी थी कि सड़क से धुआं उठने लगता है और गाड़ी वहीं रुक जाती है। ये जो दोनों अफसर थे उस गाड़ी से तुरंत बाहर निकलते हैं एम्बुलेंस से और वहां से भागने लगते हैं और एक अफसर विजय कुमार के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि वीरप्पन गाड़ी में है। जैसे ही विजय कुमार को यह पता चलता है कि वीरप्पन एम्बुलेंस में मौजूद है, तो विजय कुमार अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि वीरप्पन तुम चारों तरफ से गिर गए हो, तुम्हारे चारों तरफ पुलिस वाले हैं, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो वरना तुमको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। वीरप्पन जब ये बात सुनता है तो जो उसके साथ 2 और साथी मौजूद थे वीरप्पन के साथ, ये लोग गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। जैसे ही इधर से वीरप्पन की तरफ से गोलियां चलती हैं, उस एम्बुलेंस पर चारों तरफ से पुलिस वालों की गोलियां चलने लगती हैं और एम्बुलेंस बिल्कुल छलनी हो जाता है। और जब इधर से एम्बुलेंस की तरफ से गोलियां आनी बंद हो जाती है, तो विजय कुमार को लग जाता है कि ये लोग ढेर हो चुके हैं और इनकी मौत हो गई है। फिर पुलिस की टीम वहां एम्बुलेंस के पास पहुंचती है और वहां जाकर एम्बुलेंस को खोला जाता है और इनके डेड बॉडी को निकाला जाता है। जो वीरप्पन के 2 साथी थे उनकी तो मौत हो चुकी थी, लेकिन वीरप्पन की अभी भी सांसें चल रही थी। तो वीरप्पन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई और वीरप्पन भी नहीं बच पाया। इस एम्बुलेंस पे ऊपर तकरीबन पुलिस वालों की तरफ से 338 राउंड फायरिंग की गई थी, लेकिन इन 338 राउंड की फायरिंग में वीरप्पन को मात्र 2 ही गोलियां लगी थी और इन 2 गोलियां ही उसके शरीर पर आई थी, बाकी गोलियां उसको लगी ही नहीं थी। जब वीरप्पन की मौत हो जाती है तो विजय कुमार फोन करते हैं जयललिता के पास, जो उस समय मुख्यमंत्री थी, उनके पास फोन करते हैं और फोन करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन जब ये फोन करते हैं जयललिता के घर तो उनका पीए फोन उठाता है और वो कहता है कि वो सोने चली गई हैं और इस समय बात नहीं हो पाएगा। विजय कुमार कहते हैं कि खुशी की बात है, तुम उनसे बात कराओ। फिर पीए उनको फोन देता है और वो बात करती हैं और विजय कुमार बताते हैं कि वीरप्पन का खात्मा हो गया। जब ये बात जयललिता सुनती हैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी और विजय कुमार को बधाइयां देने लगती हैं और शुभकामनाएं देने लगती हैं। ये मुठभेड़ मात्र 20 मिनट ही चला था और 20 मिनट के अंदर ही जो वीरप्पन था वो ढेर हो चुका था और जो इसके साथी थे वो ढेर हो चुके थे। वीरप्पन 20 सालों से पुलिस वालों को और तमिलनाडु के आसपास के 2 राज्य और हैं, केरल और कर्नाटक, इन दोनों राज्यों में उसने दहशत फैलाई हुई थी और 20 सालों तक उस जंगल में राज किया, लेकिन इसका राज मात्र 20 मिनट में ही खत्म हो गया और 20 मिनट के अंदर ही ये लोग ढेर हो गए। इस तरह से खूंखार डाकू और खतरनाक डाकू का खात्मा हुआ, जिसने अपने जिंदगी में 2000 से भी ज्यादा हाथियों को मारा और 200 से भी ज्यादा ये इंसानों को मारा था, जिसमें ज्यादातर पुलिस वाले थे। विजय कुमार अभी भी ड्यूटी पर हैं और उनकी ड्यूटी इस समय जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।